कांग्रेस जो भी कर रही है ये एक नाटकीय मंच से नाटक कर रही है, वरना हरीश रावत जी को भूख हड़ताल पर बैठ जाना चाहिए था। आज भी मैं दावा करता हूं, मैं गारंटी कहता हूं कि चुनाव होंगे तो इस बार इनके 18 विधायक थे, इस बार 7-8 पर सिमट के रह जाएंगे। आम जनता के हित में नहीं, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए जितना हरीश रावत जी कर सकते हैं बस वही इस प्रदेश में हो रहा है। बाकी विपक्ष पूरा मौन है, मैनेजमेंट है, डरा हुआ है। इतने इन्होंने घोटाले कर रखे हैं कि भाजपा इनको डरा के रख रखी है और इसका कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष भी और जो सत्ता पार्टी है दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त भाई दोनों हो रखे हैं। भाजपा पूरी ईमानदारी से 100% ईमानदारी से भ्रष्टाचार के पैसे का बंटवारा कर रही है। हमारी बहन बेटी अंकिता के साथ जो घटना हुई सारा देश देख रहा है और उस पर एक जो आम जनता थी या उनकी माता थी, पिता थी, उनकी ये छोटी सी मांग थी कि इसकी आप सीबीआई जांच कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट के किसी जो जज के अंडर में इसकी सीबीआई जांच कर दीजिए निगरानी में। लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष मरा हुआ है। सरकार के जो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बड़े जो गणमान्य हैं, उनके कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है। और दूसरी चीज़ जो है, जो विपक्ष है, कहीं ना कहीं हो सकता है उनके भी लोग हों। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ वाले नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है स्वराज सेवा दल के फाउंडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी। जोशी जी, पहले तो आपका स्वागत है, आपने हमको इंटरव्यू का मौका दिया। तो जैसे देहरादून में आपका ये उभरता दल है, उभरती पार्टी है, तो क्या आप 27 के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या आप देखिए, 27 अभी बहुत दूर है और इसके बारे में जो है जनता तय करेगी। ये अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो सत्ता या राजनीति की ओर नहीं है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो कि हम 70% जो है समाज के लिए काम करें, समाज हित में करें, प्रदेश हित में करें, प्रदेश के लोगों के करें। क्योंकि आज जो राजनीति है वो दलाली का एक अड्डा बन गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के मित्र हैं और केवल ये जनता को गुमराह करने के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए फ़ोटो खिंचाने के लिए जो है कार्यक्रम करते हैं। जबकि जो विपक्ष होता है उसका हमेशा जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वो प्रदेश हित के लिए काम करे, प्रदेश में जो आम जनता है उनकी पीड़ित, जिनकी सत्ता तक पहुंच नहीं है, सत्ता तक जिनकी हनक धमक नहीं है, उन लोगों के लिए आंदोलन करे। लेकिन आज आप देखिए हो क्या रहा है इस प्रदेश में। हमारी बहन बेटी अंकिता के साथ जो घटना हुई सारा देश देख रहा है और उस पर एक जो आम जनता थी या उनकी माता थी, पिता थी, उनकी ये छोटी सी मांग थी कि इसकी आप सीबीआई जांच कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट के किसी जो जज के अंडर में इसकी सीबीआई जांच कर दीजिए निगरानी में। लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष मरा हुआ है। जो विपक्ष है वो मित्र विपक्ष के तौर पर काम कर रहा है। तो आज स्वराज सेवा दल पूरे जो जन आंदोलन करता है पूरी ताकत के साथ, हालांकि अभी हम बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन फिर भी जिस आंदोलन को हम करते हैं उस पर इतिहास लिख देते हैं। जैसे आपने अंकिता भंडारी के केस के बारे में बोला, तो क्या लगता है क्यों सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है? सीबीआई जांच इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार के जो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बड़े जो गणमान्य हैं, उनके कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है। और दूसरी चीज़ जो है, जो विपक्ष है, कहीं ना कहीं हो सकता है उनके भी लोग हों। वरना कांग्रेस के पास क्या इस प्रदेश के अंदर 20,000 कार्यकर्ता नहीं होगा जो सड़कों पर होता है, जो भूख हड़ताल कर चुका होता है, जो बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। मुझे आज भी घटना याद है। 17 पुलिस वालों ने एक हमारे मुजफ्फरनगर के भाई को फर्जी एनकाउंटर दिखाकर हत्या कर दी। तो जब मुजफ्फरनगर के 10,000 लोग एक साथ यहाँ पर आए, मुजफ्फरनगर की जो यहाँ पर रणवीर एनकाउंटर जो था उसको न्याय दिलाने के लिए जब एक आह्वान हुआ था तो सीबीआई जांच हो गई थी। 17 पुलिस वाले जो दोषी थे वो जेल की सलाखों में गए। और हमारे उत्तराखंड की बहन बेटी होने के बाद में अभी तक ये मांग नहीं पूरी हो पा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष सब मिले हैं और जब तक इसमें पूरा प्रदेश एकजुट होकर के एक आंदोलन अच्छे से नहीं बनेगा तब तक भाजपा और कांग्रेस जो है वो इसको न्याय नहीं जो है दिला पाएंगे। सर, आपने विपक्ष की बात की तो कल हरीश रावत जी दो मुख्य भूमिकाओं को लेकर, बिंदुओं को लेकर गए थे। पहला एक जो एआई वीडियो बनाया है और दूसरा अंकिता भंडारी के केस में गए थे। पर वो उस जगह से गए थे जहाँ पे बैरिकेडिंग लगी थी, 3-3 बैरिकेडिंग, बगल में रास्ते खुले थे, फिर भी वो बैरिकेडिंग वाले रास्ते से गए थे। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, आज हम किसी चीज़ को करते हैं चूँकि हमारे पास बहुत बड़ा संख्या बल नहीं है जो लगातार धरने पर डट जाए। कांग्रेस जो भी कर रही है ये एक नाटकीय मंच से नाटक कर रही है, वरना हरीश रावत जी को भूख हड़ताल पर बैठ जाना चाहिए था।
हरीश रावत जी और कांग्रेस के 18 विधायक हैं। अगर उन 18 विधायकों में से अब हरीश रावत जी की उम्र के अनुरूप उन्हें भूख हड़ताल पर बैठ जाना चाहिए था, और 18 जो विधायक हैं उनको अपने 2-2, 500 कार्यकर्ताओं के साथ हरीश रावत जी को समर्थन देना चाहिए था। तो देखिए, होती नहीं होती सीबीआई जांच एक सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल एक नाटक करना है, एक मित्र विपक्षी की भूमिका पर है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी जो है ये ठीक नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। सर, आपने कल एक रैली निकाली थी, तो उसमें पोस्टर में एक एजेंडा था कि भ्रष्टाचार की सरकार से मुक्त कराएगी स्वराज दल। इस पे क्या कहेंगे कि क्या राजनीति से दूर हट के हम एक व्यक्ति विशेष पर बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, जो योगी राज है, वहाँ की कानून व्यवस्था देखिए। जबकि मेरे एक उसमें फेसबुक पर कमेंट भी आया था कि कुलदीप सेंगर को जमानत मिल गई, वो माननीय न्यायालय का विषय है जो उनको मिली है। लेकिन आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में इतने पावरफुल व्यक्ति को जेल की सलाखों में तो जाना पड़ा ना, नीचे से सजा तो हुई ना। अब माननीय हाईकोर्ट से उनको ग्राउंड कोई कमजोरी रह गई होगी, या सामने वाले के पास इतने अच्छे एडवोकेट्स नहीं होंगे जो उनकी को मजबूती से लड़ सके, वो को माननीय न्यायालय का विषय है। लेकिन योगी जी ने सज़ा तो दिलवाई ना, उसको आजीवन कारावास की सज़ा तो दिलवाई ना। तो इसी प्रकार जब एक मजबूत व्यक्तित्व सीएम की कुर्सी पर होता है, तो जो कानून व्यवस्था है ना, वो बहुत मजबूती से खड़ी रहती है। आज प्रदेश में जो एनकाउंटर है, वो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ के उसको 3 दिन में अपराधी बना करके उस पर 10, 15, 20 मुकदमे लिख के इस प्रदेश में एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। जबकि वास्तविक जो अपराधी हैं वो इस प्रदेश में किस प्रकार से हालात पैदा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उनका किसी का एनकाउंटर नहीं होता है, क्योंकि उनसे तो प्रशासन डर जा रहा है ना। आप डीजीपी अभिनव कुमार साहब का दौर छोड़ दें, उनके समय पर जो एनकाउंटर हुआ था, बाबा तरसेम हत्याकांड वाले का जो एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद में देखिए, बताइए कौन सा ऐसा बड़ा एनकाउंटर हुआ जो वास्तविक रूप से बड़े अपराधी हों, जिनका एनकाउंटर हुआ हो, जो मरे हों, जिन्हें मारा हो पुलिस ने। तो तमाम आज जो उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड शासन है, ये भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त है। मैनेजमेंट की ये सरकार चल रही है, धन बल के दम पर ये सरकार चल रही है, फेक न्यूज़ बना करके सरकार चला रहे हैं। ऐसी भ्रष्ट और तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए अभी और मजबूत होना पड़ेगा, एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इस पे जो भ्रष्टाचार की बात है, सरकार उसमें संलिप्त है जो आपने कहा। कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही बयान था जब उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़े भूमाफिया हैं उत्तराखंड के, वो बालकृष्ण हैं पतंजलि के, और सरकार उन्हें शरण दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को हिस्सा नहीं मिल रहा है, वहाँ बोल रही है ना। अरे आप विपक्ष हैं, बोलने से क्या होता है? आंदोलन खड़े कर दीजिए ना, भूख हड़ताल कर दीजिए। आप प्रदेश में ऐसा माहौल बना दीजिए कि बच्चा बच्चा सड़क पर उतर आए। आप विपक्ष की भूमिका में हैं, लगभग 9 सालों से आप विपक्ष की भूमिका में हैं, और उसके बाद भी अभी भी आप इस स्थिति पर नहीं है कि आपके जो है दोबारा से 36 विधायक आ जाए। आज भी मैं दावा करता हूं, मैं गारंटी कहता हूं कि चुनाव होंगे तो इस बार इनके 18 विधायक थे, इस बार 7-8 पर सिमट के रह जाएंगे। तो मतलब कांग्रेस की बल घट रहा है उत्तराखंड में? कुछ नहीं, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस में केवल जो हरीश रावत जी, वो जितना बेचारे इस वृद्धावस्था में कर रहे हैं, और विधायक तो उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन जितनी वृद्धावस्था में वो कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए जो कर सकते, कांग्रेस को प्रदेश हित में नहीं, आम जनता के हित में नहीं, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए जितना हरीश रावत जी कर सकते हैं, बस वही इस प्रदेश में हो रहा है। बाकी विपक्ष पूरा मौन है, मैनेजमेंट है डरा हुआ है। इतने इन्होंने घोटाले कर रखे हैं कि भाजपा इनको डरा के रख रखी है, और इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो घोटाले और इन सब चीज़ की बात करें तो क्या आपको लगता है जो उत्तराखंड में हिंदू दल, मुस्लिम दल और हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई ज़्यादा पैदा हो रही है और बनाई जा रही है? भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ विडंबना ये है कि आज भारत देश के जो शीर्षस्थ नेता हैं भाजपा के, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जितनी उत्तराखंड की आबादी है 1,30,00,000, उतनी ही आबादी बांग्लादेश की है। इनसे बांग्लादेश नहीं डर रहा, एक बांग्लादेश इनके नियंत्रण में नहीं आ रहा। रोज़ हमारे अल्पसंख्यक हिंदू वहाँ पर जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एक बांग्लादेश नहीं डर रहा है। बात करते हैं चाइना की और विश्वगुरु बनने की, तो ये इस प्रकार से तो संभव नहीं है। प्रदेश लुट रहा है, बिक रहा है, प्रदेश बर्बाद, देश बर्बाद हो रहा है। इसमें योगी आदित्यनाथ जी जैसे एक शीर्षस्थ नेतृत्व की इस समय आवश्यकता है, जैसे उस समय पर
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की आवश्यकता थी और उस समय वो कुर्सी पर आए तो देश में कुछ तो बदला, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन अब खत्म हो रही है कहानी। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय तक कांग्रेस ने इस देश को दिया, लेकिन इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के जाने के बाद कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के हाथ में आई और देश पतन की ओर गया। और जो कांग्रेसी भ्रष्टाचारी थे उनके व्यक्तिगत तौर से विकास हुआ, वही आज भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा है। सर, जो ये आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अभी हिंदू हैं, उन पे अत्याचार हो रहा है, पर जो बांग्लादेश से उत्तराखंड में आ रहे हैं, इंडिया में जो लोग आ रहे हैं, उनको तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पर जो उन्हें शरण दे रहे हैं, जो उन्हें आने दे रहे हैं, जो उन्हें ज़मीन दे रहे हैं, राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड बना दे रहे हैं, उन पे कब कार्रवाई करेगी सरकार? राशन तो केंद्र सरकार दे रही है ना। मुफ्त राशन कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है, भाजपा सरकार दे रही है। तो आप कह रहे हैं कि केंद्र भी इस पे संलिप्त है? बिल्कुल। देखिए, केंद्र की आप एक बात बताइए, आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बात रखी थी कि भारत, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, कि जब रिजर्व बैंक आपके अंडर में है, पूरी फोर्स आपके अंडर में है, पूरी संचार व्यवस्था आपके अंडर में है, तो आतंकवादी या ये घुसपैठिया आ कैसे रहे? तो यही फार्मूला आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, भाजपा सरकार के लिए भी तो है, ये कह देना हिंदू मुसलमान। लेकिन उसका तोड़ क्या है? आप आज देखिए, बांग्लादेश में हमारे हिंदू जले, हमने भी पुतला जलाया बांग्लादेश का, और हिंदू दलों ने भी पुतला जलाया। लेकिन आप बताइए, पुतला जलाने के बाद विजन क्या है? बांग्लादेश का पुतला हिंदुस्तान में जल रहा है, इससे बांग्लादेश को क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको, जैसे हमने मांग रखी कि अब हमें इस देश में योगी आदित्यनाथ जी की ज़रूरत है, जो बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ चाइना, बांग्लादेश और तमाम पाकिस्तान और उन देशों को जो भारत देश के खिलाफ है, उनको नियंत्रित कर सकें। तो ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, इस समय की मांग है ये। सर, उस पे भी आएंगे, पर इससे पहले जब अभी आप ये बोल रहे थे कि मोदी जी सवाल उठाते थे सरकार पे, जब कांग्रेस की सरकार होने पे एक सीएम, जैसे गुजरात के सीएम थे, वो सरकार पे सवाल उठा सकता है, पर अब तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा सरकार पे। सरकार देखिए, भाजपा पूरी ईमानदारी से, 100% ईमानदारी से भ्रष्टाचार के पैसे का बंटवारा कर रही है। जो भी उनके भ्रष्टाचार का पैसा आ रहा है, वो भाजपा के कार्यालयों को बनने के बाद, भाजपा के संगठन में खर्चे बनने के बाद जो बच रहा है अंदर खाने, मुझे ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस को ईमानदारी से जा रहा है। वरना वोट चोर गद्दी छोड़ पे दिल्ली में लगभग 50-60 हज़ार कार्यकर्ता कांग्रेसी इकट्ठा हुआ, तो हमारी बहन अंकिता हत्याकांड पे या बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू मरे, उनको न्याय दिलाने के लिए, भाजपा की सरकार पर दबाव बनाने के लिए 1 लाख कांग्रेसी एकत्रित होकर के भूख हड़ताल नहीं कर सकता था क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग नहीं कर सकता था कि जो 1,500 लोगों ने जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं को जला के मारा, उन लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाइए? जब हमारे देश में इंदिरा गांधी जी 1 लाख बांग्लादेशियों को मैं हथियारों के सरेंडर करवा सकती थी, तो क्या 1,500 लोग भारत की सरकार की पकड़ में नहीं आ सकते? मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष भी और जो सत्ता पार्टी है, दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? भाई, दोनों हो रखे हैं, दोनों एक हैं। तो प्रदेश का क्या होगा फिर? देखिए, मैं कहता हूँ प्रदेश बर्बाद है। आप बताइए, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी थी, कह रहे थे, बताइए, चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। आज तमाम जो हम आरटीआई मांगते हैं, तो उस आरटीआई को ये कहते हुए नहीं दिया जाता है कि गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी है। अरे ऐसी क्या, मतलब व्यक्तिगत, जो व्यक्ति, जो गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी सरकार में हैं, उनकी क्या, हम कोई उनसे कोई ऐसा डाटा मांग रहे हैं? हम उनके कोई घर परिवार की फ़ोटो मांग रहे हैं? हम उनसे वो पेपर मांगते हैं जिसमें हमें ये लगता है कि पेपर फर्जी बने हुए हैं। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र फर्जी बने हुए हैं। ये मिलेंगे तो हम माननीय हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक आंदोलन खड़ा करेंगे, और जो हमारे युवाओं के साथ, हमारी माता बहनों के साथ जो अपराध करके लोगों ने नौकरी पाई है, उसको हम हटाएंगे और हमारे व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, जो ईमानदारी से जो लोग उस दौड़ में थे। लेकिन सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने में पुरजोर कोशिश करती है और 100% बचाती है, जिसके मैं बहुत जल्दी बड़े खुलासे करने वाला हूँ और एक बड़े जन आंदोलन करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया सर, जैसे अभी आपने बोला कि योगी जी जैसा लीडर चाहिए हमको सेंटर में भी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ हो ना हुआ हो,
लेकिन कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तो हुई सर है। जैसे लोग यहाँ पे बोलते हैं जो योगी जी की छवि उत्तर प्रदेश में है वही धामी जी की छवि उत्तराखंड में है, जैसे यूसीसी लेके आए, लैंड जिहाद, लव इन जिहाद, सारी चीज़ों पेपर से ये लीक खाली जिहाद। भाई साहब कोई जिहाद नहीं, ये सब एक प्रदेश सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। कोई जिहाद, कोई कानून नहीं। मतलब धरातल पे कोई काम नहीं मैं कह तो रहा हूँ आपसे, अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आंकड़ों के अनुरूप 40% जो है पलायन वापस हो गया है और पहाड़ खाली हैं। चले माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हम चलते हैं फिर एक दिन दौरे पे, हम दिखाएंगे कि कितना पलायन वापस आ गया, कहाँ है। मुझे जरा गांव का भी नाम बता दीजिए और साथ वो भी धरातल पर प्रैक्टिकल तौर से। और सर आखिरी सवाल ये है कि जब पूरा प्रदेश, पूरी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आपकी पार्टी ऐसा क्या कर देगी? बल्कि आप ये सोच जन आंदोलन एक करेगी और सबसे बड़ी चीज, हमें राजनीति पे की और ध्यान है ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप राजनीति में आएंगे ही नहीं, सत्ता चाहिए ही नहीं, लोकतंत्र पावर बहुत है ही नहीं ऐसा आपके ना पास, तो कैसे लोकतंत्र, बदलाव ये लाएंगे देखिए, आप? पहले लोकतंत्र से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। कोई, मैंने क्या कहा, जन आंदोलन, आंदोलनों के लिए लोग चाहिए, लोगों को जोड़ रहे हैं, जनाधार बढ़ा रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर जो काम कर रहे हैं उस पर मजबूती से मेहनत कर रहे हैं उसको रोकने के लिए। तो इस चीज के लिए भी धन बल चाहिए, लोगों को जोड़ने के लिए भी धन बल चाहिए, बिना सत्ता के कैसे हो जाए? ये गलत फहमी है। अगर धन बल से देश और प्रदेश चल रहे होते तो जिस समय भारत देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के पास मात्र 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से लगभग 70 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए गए थे। तो 330 करोड़ रुपए, लगभग 330 करोड़ रुपए से भारत देश की शुरुआत हुई थी और आज अकेले उत्तराखंड का बजट सालाना 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो सर ये अगर आप सत्ता में नहीं आना चाहते तो आप 27 में करेंगे क्या? ऐसा किसी भी को नहीं है, लड़वाएंगे ऐसा भी या फिर नहीं है कि लड़ेंगे? नहीं आना चाहते, ये अभी गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। क्या होगा ये तो ईश्वर तय करेगा, मैं या हम लोग। मतलब तो कोई हाँ, फ्यूचर प्लानिंग नहीं है? फ्यूचर ऐसा ना, फ्यूचर प्लानिंग देखो, जब ईश्वर की कृपा होती है तो रातों रात सब कुछ बदल जाता है। अभी तो जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज हित और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोगों को जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वराज की विचारधारा को पहुँचाना, ये प्रथम उद्देश्य और यही लक्ष्य है।